हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक चीज ध्यान देना इस बात को, अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे थे। एक देखो आप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके मैप में देखो आप ध्यान से, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये हम लोग बात कर चुके थे। ये एटलस पर्वत है, ये ड्रेकिंसबर्ग है। सर यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर ये भी बात कर चुके थे कौन सी जलधाराएं हैं, जिसमें बेंगुला की ठंडी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, मेडागास्कर की गर्म जलधारा। यहां तक सारी बातें हम लोग कर चुके थे। अब ध्यान देना इस बात को, अफ्रीका की हम बात करें भौगोलिक स्थिति। अफ्रीका का जो मध्य भाग है वो उच्च है। हमेशा ध्यान दो, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो मध्य भाग है और पूर्वी भाग है, ये उच्च भूमि है या पठारी क्षेत्र है। और दुनिया की महान भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका में है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। यह कहा जाता है अफ्रीका का मध्य भाग, हमेशा मध्य भाग एवं जो पूर्वी भाग है वो उच्च है। मध्य भाग में कटंगा का पठार है। कटंगा जिसका ज्यादातर विस्तार, हमेशा जिसका ज्यादातर जो विस्तार है वो जायरे में है। इसका मतलब यही है, मध्य भाग में कटंगा का पठार है जिसका विस्तार जायरे या कांगो देश में है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। कटंगा पठार की बात करें हम लोग, ये जो पूर्वी भाग है, यहां कैमरून पर्वत और किलिमंजारो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमेशा पूर्वी उच्च भाग में कैमरून एवं किलिमंजारो हमेशा ध्यान दो, पूर्वी उच्च भाग में कैमरून एवं किलिमंजारो पर्वत है जहां सक्रिय ज्वालामुखी है। कैमरून और किलिमंजारो की बात करें, ये जो कैमरून एक केन्या में पड़ता है और किलिमंजारो तंजानिया में है। एक चीज ध्यान देना, ये जो कैमरून है ये केन्या देश में पड़ता है। ये पूरा का पूरा, ये जो पूर्वी भाग है, ये बात इस तरह देखो आप, ये जो पूरा आपका भाग है, ये पूरा जो भाग है, ये पूरा उच्च भूमि है। सोचो आप, हम उच्च भूमि की बात करें, इसका जो पश्चिमी भाग है वो तटीय मैदान है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें कटंगा का पठार सबसे फेमस है। कटंगा का पठार सबसे ज्यादा फेमस है। इसके पूर्वी भाग में कैमरून और किलिमंजारो पर्वत है जहां सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखो आप, ये ज्यादातर बातें एनसीईआरटी की हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे इस अफ्रीका की बात करें पश्चिमी भाग में, यह सहारा मरुस्थल है।
हमेशा ध्यान दो, ये सहारा मरुस्थल है। और ये बात करें, कालाहारी मरुस्थल है। मध्य अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास क्यों हुआ। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल है तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। हमेशा कालाहारी मरुस्थल में ऑस्ट्रिच पक्षी पाई जाती है। मरुस्थल में ऑस्ट्रिच ये हमेशा ध्यान दो। मैंने क्या बताया, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल है तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में ऑस्ट्रिच पक्षी पाई जाती है। शुतुरमुर्ग कहते हैं हम लोग बात कर चुके थे। पेंटागोनिया के मरुस्थल में रिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एमू और कालाहारी मरुस्थल में ऑस्ट्रिच पक्षी पाई जाती है। अब सोचो, अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की हम बात करें, अफ्रीका के पूर्वी भाग में महान फ्रांस घाटी पाई जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है कि यह जो पूर्वी भाग है, यहां महान फ्रांस घाटी पाई जाती है। यह मलावी झील है। यहां से लेकर जो आपका महान फ्रांस घाटी है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। महान भ्रंश घाटी मतलब पूर्वी भाग में महान घंट भ्रंश घाटी पाई जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो महान भ्रंश घाटी है, इसका विस्तार मलावी झील से लेकर मृत सागर तक है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप, अफ्रीका के पूर्वी भाग में महान भ्रंश घाटी पाई जाती है और इसका जो विस्तार है मलावी झील से लेकर मृत सागर तक है। अच्छा, होता क्या है, ये जो झील है, इस झील में देखो आप मैप में जगह जगह क्या हुआ है कि मिट्टी जमा हो गई और इसमें पानी भर गया, जिससे झीलों का निर्माण हुआ। तो अफ्रीका के ज्यादातर पूर्वी भाग में झील पाई जाती है, क्योंकि महान फ्रांस घाटी पूर्वी भाग में, चूंकि पूर्वी भाग में महान फ्रांस घाटी है, इससे झीलों की सबसे ज्यादा जो संख्या है महान फ्रांस घाटी में स्थित है। हमेशा ध्यान दो कि पूर्वी भाग में महान फ्रांस घाटी पाई जाती है, इसलिए पूर्वी भाग में झीलों की संख्या ज्यादा है।
पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा इसमें, ये जो पूर्वी भाग में महान भ्रंश घाटी पाई जाती है, ऐसे पूर्वी भाग में झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखो आप ध्यान से इस बात को। जैसे एक चीज ध्यान इस बात को, मलावी झील, टंगानिका, एडवर्ड, एडवर्ब, ये सारी जो झीलें हैं, यहां पे एक विक्टोरिया झील पाई जाती है। विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी से बाहर है। हमेशा ध्यान इस बात को, यह कहा जाता है कि जो विक्टोरिया झील है महान भ्रंश घाटी से बाहर पाई जाती है। हमेशा ध्यान इस बात को। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, झील महान भ्रंश घाटी से बाहर स्थित है। आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी झील है जो महान भ्रंश घाटी से बाहर है। एक बात याद रखना, अफ्रीका पूरी की बात करें आपसे कि जो चाड झील है वो मध्य अमेरिका में है और घाना में बोल्टा झील है। हमेशा जानो, घाना में बोल्टा झील है। ये सब के सब मीठे जल की झीलें हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये मैप में हमेशा देखना होगा कि विक्टोरिया झील किन किन देशों की सीमा को टच करती है। ये मैप में आपको देखना होगा कि विक्टोरिया जो झील है किन किन देशों की सीमा को टच करती है। और चाड झील, चाड देश के पास स्थित है। यह किन किन देशों को यह टच करती है, यह देखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो आप, हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, देखो आप, यदि हम नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं और किस रूप में पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां आप मैप में देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे पहले हम बात करें नील नदी। हम नील नदी की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये हमेशा विक्टोरिया झील से निकलती है और ये गिरती है भूमध्य सागर में। इसका डेल्टाई क्षेत्र सबसे उर्वर क्षेत्र है। नील नदी वास्तव में व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर बनी है। व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है ये। हमेशा इन दोनों नदियों का जो संगम होता है सूडान के राजधानी खार्तूम के पास, और आगे जब जाओगे तो आसवान बांध है जो मिस्र पर। आसवान बांध के पास एक नासिर झील है, नासिर झील जो आर्टिफिशियल झील है। विक्टोरिया, हमेशा इस नदी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा, क्योंकि विक्टोरिया झील से निकलती है और वो विक्टोरिया झील इक्वेटर के आसपास है जहां वर्षा साल भर होती है। इसे नदी में पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा बनी रहती है। लिखो अब नील नदी। यह नदी, नील नदी, यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विषुवत रेखा के पास स्थित, यह विषुवत रेखा के पास स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है।
और मिस्र में डेल्टा का निर्माण करती हुई मिस्र में डेल्टा का निर्माण करती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। लिखो आप, व्हाइट नील, व्हाइट नील एवं ब्लू नील, व्हाइट नील एवं ब्लू नील के संगम पर सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। हमेशा खार्तूम स्थित है। यहीं से नील नदी की शुरुआत होती है। ध्यान देना इस बात को। जैसे हम बात कर रहे थे, गंगा नदी की शुरुआत देवप्रयाग में होती है। अलकनंदा और भागीरथ का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में। वहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। हमेशा ध्यान दो। इसी तरह ब्लू नील, व्हाइट नील का संगम होता है सूडान में, खार्तूम के पास, और वहीं से नील नदी के नाम के रूप में फेमस होती है ये नील नदी। हमेशा इस नदी पर अनेक बांध, जैसे ओवन जो बांध है यह युगांडा में है। हमेशा ओवन बांध युगांडा में स्थित है। सिन्नार बांध सूडान में स्थित है। ये ज्यादातर सिंचाई के लिए है। और आसवान बांध मिस्र में स्थित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ओवन बांध युगांडा, सिन्नार बांध सूडान, आसवान बांध मिस्र में स्थित है। हमेशा सबसे उत्तर में ओवन बांध है, फिर सिन्नार बांध है, फिर आसवान बांध है। ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। नील नदी, बस। अब सोचो, इस नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। नील, इसमें कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो इस बात को। आसवान बांध के पास नासिर झील है। नासिर झील है। आसवान बांध के पास नासिर झील है, जो एक आर्टिफिशियल झील है, जो एक कृत्रिम झील है। नासिर। अगला देखो आप, कांगो नदी या जायरे नदी। जायरे, या हम बात करें कांगो नदी की बात करें हम, हमेशा ध्यान दो, यह नदी कटंगा के पठार से निकलती है।
और विस्तृत रेखा को 2 बार काटती है। विस्तृत रेखा को इस तरह देखो, नदी इस तरह है, यूं निकली यूं काटी। हमेशा ध्यान, एक बार कैसे बहती है, दक्षिण से उत्तर, पुनः उत्तर से दक्षिण बहने लगती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह 2 बार काटती है। देखो, यह नदी अफ्रीका की, यह नदी अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। और अपवा बेसिन की दृष्टि से, अपवा बेसिन की दृष्टि से, मतलब ड्रेनेज बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर स्टेनले एवं लिविंग स्टोन, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस नदी पर स्टेनले एवं लिविंग स्टोन नामक 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, वाटरफॉल। इंगा बांध इस नदी पर स्थित है। और इस नदी की घाटी में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। कसाई और उबांगी, देखो आप, कसाई एवं उबांगी 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हमेशा ध्यान दो, कसाई उबांगी 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और विश्व में हीरे के व्यापार का, और विश्व में हीरे के व्यापार का आधा व्यापार कसाई नदी बेसिन से होता है। कसाई नदी बेसिन से होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो कसाई नदी बेसिन है, यहां से व्यापार ज्यादा होता है। अगला देखो, जिम्बेजी नदी, जिम्बेजी नदी, यह भी अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है।
अच्छे से ध्यान देना इस बात को। यह नदी हमेशा कटंगा पठार से निकलती है, हिंद महासागर में, विशेषकर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है यह नदी। ठीक है, लिखो आप, यह नदी कटंगा पठार से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। इस पर, मतलब इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तथा इस नदी पर करीबा बांध निर्मित है। यह नदी जिम्बाब्वे, यह नदी जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया, यह नदी जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। मोजाम्बिक में इस नदी पर कोबोरा बांस बांध निर्मित है। अब देखो आप, नाइजर नदी की बात करें हम लोग। नाइजर नदी, यह नदी सियरा लियोन से निकलती है। सियरा लियोन से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसके डेल्टा पर पोर्ट हार्टकोर्ट बंदरगाह स्थित है। खनिज तेल और खाद्य तेल, खनिज तेल और खाद्य तेल के परिवहन के कारण इसे तेल नदी, ऑयल रिवर कहते हैं। इस नदी पर कैंजी बांध स्थित है। हमेशा ध्यान दो, इस नदी पर कैंजी बांध स्थित है। इस नदी की ये विशेषता देखो जरा। अगले है लिम्पोपो नदी।
लिम्पोपो हम नदी की बात करें, हमें से जानो यह दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका की रांड क्षेत्र से निकलती है। हमेशा ध्यान दो, यह दक्षिणी अफ्रीका के रांड क्षेत्र से निकलती है। और मकर रेखा को 2 बार काटते हुए, मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। यह हमेशा ध्यान दो। देखो आप, यह मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है नदी, लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका को बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे से अलग करती है। अब देखो आप, ऑरेंज नदी की बात करें हम लोग, हम ऑरेंज नदी की बात करें, देखो आप, यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। ऑरेंज नदी, लिखो आप, ड्रेकेंसबर्ग, ये ड्रेकेंसबर्ग है, इस ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। और कालाहारी मरुस्थल में बहते हुए, कालाहारी मरुस्थल में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी पर अगुरे बीज जलप्रपात स्थित है। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ओकावांगो नदी, वांगो नदी की बात करें, देखो आप, यह अंगोला से निकलती है। और बोत्सवाना के
शुष्क भागों में गिरती है। शुष्क भागों में गिरती है। जहां विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक डेल्टा है, अब देखो रूमा नदी की बात करें, ये नदी देखो आप, रूमा नदी, हम रूमा नदी की बात करें, देखो यह तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर अनेक क्षिप्तिकाएं हैं, रैपिड्स। रैपिड्स क्या होता है कि जलप्रपातों का एक सीरीज होता है, उसे कहते हैं रैपिड्स, क्षिप्त का बनाती है। अब एक चीज सोचो आप, जितनी भी नदियां हैं इसमें नील नदी और जारी नदी दो एकमात्र ऐसी नदी है जो नौ परिवहन के अनुकूल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह कहा जाता है नील नदी एवं जारे नदी ही नौ परिवहन के अनुकूल है। हमेशा अन्य नदियां नौ परिवहन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अन्य नदियां जलप्रपात बनाती हैं। अच्छा ध्यान दो, जो नदी जलप्रपात बनाएगी वह नौ परिवहन के अनुकूल नहीं हो सकती। तो नील नदी, जारे नदी दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो उसके अनुकूल है। तीसरी चीज जो ऑस्ट्रिच से शुतुरमुर्ग है, यह ऑरेंज नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ऑरेंज नदी कहां बहती है? कालाहारी मरुस्थल में। जो ऑस्ट्रिच पक्षी है, शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, वह ऑरेंज नदी के प्रवाह क्षेत्र में, शुतुरमुर्ग पक्षी की बात करें हम लोग, मुर्ग पक्षी ऑरेंज नदी की अपवाह बेसिन में विचरण करती हैं। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अच्छा, दो चीज और, जारी नदी इक्वेटर को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इतनी बातें देखो आप। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात करें हम लोग, तो ध्यान देने इस बात को। सच तो ये है कि यदि नदियों की बात करें हम लोग, मैं ध्यान देना इस बात को। अफ्रीका महाद्वीप के यदि क्लाइमेट की बात करें हम लोग, क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो ध्यान देना इस बात को। यदि जलवायु की बात की जाए कि जलवायु,
देखो आप, ये जो जलवायु है ये इक्वेटर है। ये जो पूरा जलवायु है, ये जो आपका ये पूरा जलवायु है, सोचो आप, ये जो जलवायु है ये विस्तृत जलवायु है। विस्तृत जलवायु, और विस्तृत जलवायु की विशेषता क्या है, हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। विस्तृत जलवायु, पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति, इनका विस्तार इक्वेटर के आसपास है, और ये जनजाति की लंबाई कम होती है, ये समांतर पेड़ों पर निवास करते हैं। तो पिग्मी जो जनजाति है, हमेशा ध्यान दो, इस जलवायु में घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तथा इस जलवायु में पिग्मी जनजाति हमेशा ध्यान दो, इस जलवायु में पिग्मी जनजाति निवास करती है। विस्तृत जलवायु की बात करें, यहां पिग्मी जनजाति निवास करती है। अब देखो आप, ये पूरा का पूरा जो जलवायु है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये पूरा का पूरा जो जलवायु है, ये पूरा जो आपका पूरा जलवायु है, सोचो आप, ये सवाना जलवायु है। हम सवाना ये पूरा का पूरा जो जलवायु है, ये पूरा का जो जलवायु है, सोचो आप, ये पूरा मरुस्थली जलवायु है, सहारा मरुस्थल। और ये जो पूरा जलवायु है, ये पूरा सहारा मरुस्थल है। अरे ये कालहारी मरुस्थल है, ये आपका सहारा मरुस्थल। अब देखो, ये जो पूरा जलवायु है, ये पूरा जो जलवायु है आपका, गॉड, ये जो पूरा आपका जलवायु है, ये पूरा, ये जलवायु आपका है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका मतलब है नील नदी का जो डेल्टा है, वो डेल्टा में भूमध्य सागरीय जलवायु है। सिंपल चीजें, नील नदी के डेल्टा में भूमध्य सागरीय जलवायु है, नील नदी के डेल्टा में। अब सोचो, ये थोड़ा सा देखो आप, तंजानिया, ये सारी चीजें, ये जो पूरा जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु है, ये मेडागास्कर है, ये आपका मानसूनी जलवायु है। पूरा ये जो पूरा ड्रेकिंस वर्ग है, यहां जो सिरा है, ये वेल्ड्स है। थोड़ा से इस बेल्ट में भूमध्य सागरीय जलवायु है। हमेशा ध्यान इस बात को, पूरा अफ्रीका महाद्वीप का जलवायु देखो आप, इसका जो क्लाइमेट है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, ये तो जलवायु हो गई, सबसे ज्यादा वर्षा इक्वेटर के आसपास होती है। आप लोग बात कर चुके हैं कि इस जलवायु में सवाना तो घास के मैदान है, ब्राजील में इसको कैंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है इसे। ये पूरा का पूरा जलवायु है। हमेशा उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय, उसके नीचे आओगे तो सहारा मरुस्थल, उसके नीचे आओ। अब सोचो जरा, ध्यान सुना, यदि इक्वेटर से उत्तर की तरफ जाते हो तो पहले विस्तृत जलवायु, फिर सवाना जलवायु, फिर मरुस्थलीय जलवायु, फिर
भूमध्य सागरीय जलवायु। तो कितनी जलवायु को पार करोगे आप? आपसे प्रश्न ये पूछेगा, इक्वेटर से आप भूमध्य सागर के तट पर जा रहे हो, तो किस जलवायु को पार करोगे आप? विस्तृत जलवायु, सवाना जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, इक्वेटर को छोड़ दिया जाए तो ये मानसूनी जलवायु, मेडागास्कर में भी मानसूनी जलवायु और इस पूरा भाग में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती। देखो, हर क्लाइमेट की अपनी एक विशेषता है। अच्छा देखो, जायरी नदी की बात करें हम लोग, जायरी नदी जो काटती है ना इक्वेटर को विस्तृत जलवायु में, तो किस जलवायु की नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो विस्तृत जलवायु की। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जब 2 बार काटती है तो गिरती कहाँ है? मोजाम्बिक चैनल में। और चैनल के पास कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। उस चैनल के पास मानसूनी जलवायु है। ये तो जलवायु। अक्सर देखा होगा कि यदि हम बात करें, हमेशा ध्यान देने इस बात को, एक बार जब पूरी दुनिया का हम लोग मैप देखेंगे, इस जलवायु में देखा होगा मिस्र के किसान खेती ज्यादा करते हैं। मिस्र के किसान खेती ज्यादा करते हैं, तो मिस्र के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। हमेशा मिस्र के जो किसान हैं, इन किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। फिल्लाह क्या होता है? ये जो मिस्र के किसान हैं, देखो आप, हम इन्हें फिल्लाह कहते हैं। फिल्लाह। तो मिस्र के किसानों को हमेशा फिल्लाह कहा जाता है। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए इस बात को, देखो आप, ये तो अफ्रीका महाद्वीप का जलवायु हो गई। नदियों की बात करें हम लोग, कौन सी वनस्पति कहां पाई जाती है? ये अफ्रीका की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे मैंने ये कहा था कि इसमें जितने भी देश हैं, विशेषकर नाइजीरिया में थोड़ा सा पाया जाता कोयला, और कहीं भी कोयले का, हमेशा इस पूरी अफ्रीका महाद्वीप में स्टील उद्योग का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि न तो यहां लोहा पाया जाता है और न तो कोयला पाया जाता है। और स्टील उद्योग के विकास के लिए क्या चाहिए? लौ अयस्क और कोयला दोनों चाहिए। न तो यहां लौ अयस्क है और न तो यहां कोयला है। इसे देखा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। अब हम बात करें एशिया महाद्वीप की, हम बात करें एशिया महाद्वीप की, यदि हम बात करें, एक चीज सोचो आप, एशिया महाद्वीप, इसकी कहानी सुनो तो मजा आएगा। एशिया महाद्वीप की देखो आप, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है एशिया महाद्वीप का, हमेशा ध्यान दो, एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है देखा जाए, 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है 10 अंश अक्षांश से लेकर 80 अंश उत्तरी अक्षांश तक इस एशिया महाद्वीप का विस्तार है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप, सॉरी,
हमेशा जान दो, ये जो महाद्वीप है, यह एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप, बस एशिया महाद्वीप का यदि भौगोलिक विभाजन देखा जाए, भौगोलिक विभाजन, तो इसको कई भागों में डिवाइड किया जाता है, कई भागों में। पहली चीज उत्तर का मैदान, हम उत्तर के मैदान की बात करें। दूसरी चीज मध्यवर्ती उच्च भूमि, हम तीसरी चीज बात करें प्रायद्वीपीय पठार, पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अगली चीज, हमेशा द्वीपीय क्षेत्र, मतलब हम चार भागों में इसे डिवाइड कर देते हैं। विशेष रूप से यदि उत्तर के मैदान की बात की जाए तो ध्यान देना इस बात को, उत्तर के यदि मैदान की बात की जाए एशिया महाद्वीप की, तो मैप में देखो आप, मिटा देता हूं मैं, उत्तर का मैदान देखो आप, ये यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है, नदी, ये तो यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है, ये पूरा का जो आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये नदी आपकी ओब नदी है, यह आपकी यनिसी नदी है, और यह आपकी लीना नदी है। पूरी बात मैं थोड़ा सा रफली बना देता हूं मैं आपसे, देखो आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, तो मजा आएगा। ये पूरा उत्तर का मैदान है, देखो आप, ये ओब नदी है, ओब नदी है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, नदियों का मुहाना देखो आप, ये यनिसी है, ये आपकी लीना नदी है, ये आपकी ओब नदी है। ये हमेशा ये जो ओब नदी है ये अल्ताई पर्वत से निकलती है, अल्ताई पर्वत। ये जो बैकाल झील है, ये बैकाल, हम झील की बात करें, इसको देखो ध्यान से इस बात को, इन नदियों की बात देखो आप, उत्तर का मैदान है, ये यूराल पर्वत है। एक चीज, यूराल के पूरब का जो भाग है, यूराल के पूरब में स्थित रूस का भाग, रूस का एशियाई भाग साइबेरिया कहलाता है। रूस का एशियाई भाग हमेशा रूस का जो एशियाई भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं। अब सोचो, ये जो साइबेरिया है, पूरी बात ध्यान देना, यूराल पर्वत, यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है।
यूराल पर्वत एवं जो यूराल नदी है एशिया को यूरोप से अलग करती है। हमेशा ध्यान दो, मतलब ये यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है। यूराल जो नदी है यूराल पर्वत से निकलती है। ये गिरती कहां है? कैस्पियन सागर में। अब देखो आप, ये करती क्या है? अलग कर देती है यूरोप को एशिया से। हमेशा ध्यान देना इस बात को, पूरी बात देखो आप। ये जो भाग है ओब और सोचो, यूराल पर्वत ये और येनिसी नदी की बात करें, इनके बीच जो है हम इसे कहते हैं पश्चिमी साइबेरिया। ये जो है लीना नदी है, ये है आपका मध्य साइबेरिया। ये जो आपका है पश्चिमी साइबेरिया, और जो ये है ये पूर्वी साइबेरिया है। हमेशा यूराल पर्वत और येनिसी के बीच का जो साइबेरिया प्रदेश है उसे कहते हैं पश्चिमी साइबेरिया। येनिसी और लीना नदी के बीच का जो प्रदेश है उसे मध्य साइबेरिया कहते हैं। और लीना नदी के पूर्व में जब आओगे तो उसे कहते हैं पूर्वी साइबेरिया। हमेशा जो पश्चिमी साइबेरिया मध्य साइबेरिया है ये मैदान है। अब देखो, ये जो ओब नदी है ये ऐश्वर्य बनाती है। अब विश्व की सबसे बड़ी ऐश्वर्य बनाती ओब नदी। निकलती कहां से? मध्य भाग से, अल्ताई से निकलती है। ये अल्ताई पर्वत से निकलती है ओब नदी। और ये करती क्या है? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं ओब नदी के बारे में देखो आप, मतलब उत्तर के मैदान में 3 नदियां बहती हैं। हमेशा उत्तर के मैदान में 3 महत्वपूर्ण नदी। फर्स्ट ओब, यह निकलती है अल्ताई पर्वत से। अल्ताई पर्वत से निकलती है ओब नदी। देखो जरा, और आर्कटिक सागर में गिरती है। यह विश्व की सबसे बड़ी ऐश्वर्य बनाती है। सबसे बड़ी ऐश्वर्य बनाती है। हमेशा विश्व की सबसे बड़ी ऐश्वर्य कौन सी नदी बनाती है? ओब। ये ओब नदी है, यह अल्ताई से निकलती है, आर्कटिक सागर में गिरती है। ऐश्वर्य का मतलब डेल्टा के विरुद्ध ऐश्वर्य, जहां नदी सीधे समुद्र में गिर जाए। ओब नदी की बात करें, हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज, ये अल्ताई पर्वत से निकलती है, आर्कटिक सागर में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी ऐश्वर्य बनाती ओब नदी। ओब नदी के मुहाने के पास, ठीक मुहाने के पास येनिसी नदी है। आपको लगातार मैप देखना होगा, अंत में हम लोग मैप देखेंगे। ये तो ओब नदी हो गई, अल्ताई पर्वत से निकल रही है। दूसरा देखो येनिसी नदी, अब येनिसी नदी की बात करें, ध्यान देने इस बात को। यह नदी मध्यवर्ती उच्चभूमि से निकलती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। निकलकर हमेशा यह मध्यवर्ती उच्चभूमि से निकलकर आर्कटिक सागर में गिरती है नदी। और इसका जो मुहाना है, देखो इसका जो मुहाना है वो भी किसके पास है? ओब के पास है ये। अच्छा, लीना नदी डेल्टा बनाती है, ओब नदी ऐश्वर्य बनाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
तीसरी जो लीना नदी है, सी, हम लीना नदी की बात करें, हमेशा जान दो, यह बैकाल झील से निकलती है। हमेशा यह बैकाल झील से निकलती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। ये जो लीना नदी है, इन तीनों नदियों की बात करो, शीत ऋतु में इन नदियों का मुहाना जम जाता है। ध्यान से सुनो इस बात को, हम बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये तीनों नदियां हैं, शीत ऋतु में इनका मुहाना जम जाता है तो पानी आगे नहीं बह पाता, तो पूरा का पूरा पानी मध्यवर्ती भागों में फैल जाता है, जिससे नीचे मध्यवर्ती भागों में दलदल का निर्माण होता है। तो नदियां बड़े पैमाने पर दलदल का निर्माण करती हैं। दलदल का निर्माण क्यों करती हैं? क्योंकि पानी आगे बह नहीं पाता। क्यों नहीं बह पाता है? क्योंकि इन नदियों का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, और जब मुहाना जम जाएगा तो स्वाभाविक है आगे पानी प्रवाहित नहीं होगा। तो ये जो नदी है, इस नदी को देखो आप, ये कहा जाता है, इस नदी की बात करें, तीनों जो नदियां हैं, का मुहाना शीत मौसम में जम जाता है। जिससे पानी आगे प्रवाहित नहीं हो पाता। परिणामतः मध्य भाग में दलदल का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दो, तो तीनों नदियों का जो मुहाना है, नदियों का मुहाना शीत मौसम में जम जाता है। जब शीत ऋतु में जम जाएगा तो पानी आगे प्रवाहित नहीं हो पाता। परिणामतः मध्य भाग में दलदल का निर्माण होता है। तो जो दलदली क्षेत्र है, उसका निर्माण मध्य भाग में होता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो पूर्वी साइबेरिया है, ये कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह जो हमेशा, पर मध्य साइबेरिया और पश्चिमी साइबेरिया की बात करें, यहां की मिट्टी उर्वर है और इस भाग में खेती होती है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये उत्तर का मैदान, तीन महत्वपूर्ण नदी है, ओब, येनिसी और लीना। हमेशा एक बात याद रखना, पश्चिमी साइबेरिया की नदियों के बीच है, मध्य साइबेरिया की नदियों के बीच है। देखो आप, आगे हम बात करें कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें हम लोग। यदि हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र तो ध्यान से सुनो इस बात को, पर्वतीय क्षेत्र कैसे है?
कैस्पियन सागर है ये। ये ब्लैक सी है, काला सागर है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि हम बात करें, ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये पामीर ग्रंथि है, ये पामीर ग्रंथि है। देखो आप, हमेशा पामीर ग्रंथि की बात करें, यहां से पर्वतों की श्रृंखला कैसे निकली हुई है। देखो आप, हम सबसे एक पर्वत तो उत्तर पूरब में है, से 3 सान। तीनसान एक पर्वत है। पूरब में देखा होगा क्यूनुल पर्वत है। क्यून लुन पर्वत है। हमेशा कुछ भारत ज्यादा बड़ा बन गया है, इसको समझ लो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सब सीधे आओगे तक ये है आपका कराकोरम। और हिमालय की बात करें, ये कराकोरम है, ये आपका क्यूनुल है, और ये आपका कराकोरम है। और हिमालय की बात करें हम लोग, अब देखो आप, ये 3 सान है, ये करा। यहां पे क्या है? तिब्बत का पठार है। ये पूरा का पूरा तारिम बेसिन है। तारिम बेसिन शीत मरुस्थल है। पठार ये शीत मरुस्थल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तिब्बत का पठार देखो आप, ये चुभूम है। जब आओगे आगे के तो अल्ताई पर्वत है। अल्ताई, अब सोचो, ये सीधे जब आओगे तो ये पूरा का पूरा गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है। बस ये अल्ताई पर्वत के ठीक नीचे एक गोबी मरुस्थल है। ये जो इधर आओगे पश्चिम की तरफ, हिंदू कुश है। हिंदू कुश है। सीधे जब आओगे तो हिंदू कुश है। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये आपका पर्वत है। ये जो है एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस पर्वत। और जो ये है आपका जैग्रोस है। देखो आप, ये जैग्रोस पर्वत है। यहां बीच में क्या है आपका? ईरान का पठार है। ईरान का, ये दोनों का जो मिलन होता है, ये माउंट अरारात है। ये माउंट अरारात। अब
ये सी की आगे जाके ब्लैक सी और भूमध्य सागर। ये जो ब्लैक सी है, इसके नीचे देखो आप, और नीचे जो भूमध्य सागर है मान लो, हमेशा ये जो पर्वत है ये जो पर्वत है टॉरस है ये। और ये जो पर्वत है पिटोंक है। बीच में क्या है? अनातोलिया का पठार है। ये अनातोलिया का पठार है। ये सोचो, दजला फरात नदियां प्रवाहित होती हैं। दजला, फरात, दजला फरात नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पठार पर दजला फरात नदियां प्रवाहित होती हैं। हमेशा भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। और तुर्की की जो राजधानी है अनातोलिया के पठार पर स्थित है। पूरी बात ध्यान दो। पूरी बात ध्यान दो। इन पर्वतों की यदि बात करें तो पूर्वी साइबेरिया में बहुत सारे पर्वत हैं। ध्यान देने इस बात को। देखो आप, पूरी बात ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे? देखो, गोबी मरुस्थल भी शीत मरुस्थल है। ये तीनसान के ऊपर अल्ताई पर्वत के ठीक नीचे पाया जाता है। गोबी मरुस्थल ये भी शीत मरुस्थल है आपका। अनातोलिया पठार के दोनों ओर पर्वत है। देखो, ये ईरान का पठार है। कैस्पियन सागर ठीक नीचे एल्बुर्स है और फारस की खाड़ी के ठीक नीचे जैग्रुस है। दोनों का मिलन कहां होता है? माउंट अरारात है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पिटोंक, ये टारस पर्वत की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। तिब्बत का पठार है ये। इतनी चीज देखो आप। फिर अल्ताई पर्वत के जब पूर्व में जाओगे, स्टेनोजॉय, याबलोन न्याय, उसके ऊपर बरखोयांस्क है। स्टेनोजॉय, याबलोन न्याय और बरखोयांस्क है। ये सोचो आप, ये स्टेनोजॉय है, याबलोन न्याय है, ये बरखोयांस्क है। अब बरखोयांस्क की बात करें हम लोग, ये पूरा का पूरा जो पर्वत है ये पूर्वी साइबेरिया में स्थित है। मतलब पूर्वी साइबेरिया की बात करें लोग, बरखोयांस्क की बात करें, जहां दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। सॉरी, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, बरखोयांस्क में होता है। ये है आपका, मैंने कैस्पियन सागर, काला सागर, पिटोंक की बात करें, अनातोलिया का पठार की हम बात करें, ईरान का पठार देखो आप। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये मध्यवर्ती उच्चभूमि है, इतने सारे पर्वत हैं ये। हमेशा तारिम बेसिन, तिब्बत का पठार, और ठीक इसके नीचे कराकोरम के ठीक नीचे हिमालय पर्वत है। ये सोचो आप, ये मध्यवर्ती उच्चभूमि है, इतने सारे पर्वत। अब देखो ध्यान से इस बात को, ये सारी अनातोलिया का पठार भी क्या है? हमेशा
दो पर्वतों के बीच में पठार है। तो कौन सा पठार होगा? अंतर पर्वतीय पठार, इंटरमाउंटेन प्लेटियस की बात करें हम लोग। ईरान का पठार भी इंटरमाउंटेन प्लेटियस है। अब देखो आप, यदि हम बात करें आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश की यदि बात करें हम लोग, देखो आप, यदि हम पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो देखो आप, पठारी प्रदेश आप सोचो जरा, यदि हम पठार की बात करें, एक चीज, ये पूरा का पूरा अरब का पठार है। ये पूरा का पूरा अरब का पठार है। अरब का पठार, और इस पठार के दोनों तरफ समुद्र या मैदान है। तो ये कौन सा पठार है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये महाद्वीपीय पठार है। तीन तरह के पठार होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, इंटरमाउंटेन, पिडमांट और कॉन्टिनेंटल की बात करें हम लोग। ये जब आओगे तो ये देखो आप, ये जो पठार है आपका, ये देखो पठार है, ये पोतवार का पठार है। ये पाकिस्तान में है। हमेशा साल्ट जो रेंज है, खनिज संसाधन पोतवार के पठार से निकाला जाता है। ये जो पूरा पठार है आपका, ये पूरा जो पठार है, ये दक्कन का पठार है। ये विशेषकर भारत में पाया जाता है। हमेशा ध्यान दो, ईरान का पठार तो समझ में आ गया होगा। अनातोलिया के पठार की बात करें हम लोग, ये जो दक्षिणी पूर्वी चीन की बात करें हम लोग, देखो ये जो पूरा आपका पठार है, ये पूरा पठार है। ये यूनान का पठार है। हम इस पठार की बात करें, यह दक्षिण पूर्वी चीन में स्थित है। हमेशा ध्यान दो, यहां कोयला पाया जाता है। ये जो म्यांमार देखो आप, ये जो म्यांमार की हम बात करेंगे, तो ये जो म्यांमार है, ये पूरा ये सान का पठार है। पठार म्यांमार में स्थित है। इस पठार से विशेषकर माणिक और नीलम की प्राप्ति होती है। हमेशा इस पठार से साल्विन नदी, इस पठार की एक तरफ साल्विन और दूसरी तरफ इरावदी नदी बहती है। सोचो, ये है आपकी साल्विन नदी, ये है आपकी इरावदी नदी। ये नदी कौन सी है? साल्विन, साल्विन नदी। और ये नदी कौन सी है? इरावदी नदी की। सोचो आप। फिर देखो, हम श्याम की बात करें, थाईलैंड की बातें करते हैं हम लोग, तो थाईलैंड में दो तरह का पठार है। एक कोरात का पठार, देखो आप, कोरात का पठार। ये जो पठार है,
उत्तरी पूर्वी थाईलैंड में उत्तरी पूर्वी थाईलैंड, और ये जो पठार है आपका, श्याम पठार, ये जो पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड। एक तो कोरात का पठार है उत्तरी पूर्वी थाईलैंड, एक श्याम का पठार है, देखो आप, ये उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड में पाया जाता है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा से तो आप ध्यान से सुनिए इस बात को, ये ईरान का पठार भी है, आगे जाकर के अनातोलिया का पठार है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार हम लोग देख चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। कुछ महत्वपूर्ण देखो, यूनान का पठार, ये दक्षिणी पूर्वी चीन में स्थित है, कोयला पाया जाता है। सान का पठार बर्मा में, इस सान के पठार से क्या होता है, माणिक और नीलम की प्राप्ति होती है। माणिक और नीलम पत्थर की प्राप्ति सान के पठार से होती है। सान के एक तरफ सालविन नदी है और दूसरी तरफ इरावदी नदी है। यह म्यांमार के उत्तरी भाग में स्थित है सान का पठार। विशेषकर सान के पठार में देखा होगा कि सागौन के जंगल बहुत बड़े पैमाने पे हैं सान के पठार में। यह है पठार। आप लोग कल क्या करोगे, आप सभी लोग कल एटलस लेके बैठोगे, आप एटलस, और मैं एशिया की सारी नदियों को गिनाऊंगा, आपके पास एटलस रहेगा। रफली में क्या करूंगा, नदी गिना दूंगा मैं आपको, कौन सी नदी कहां है एशिया महाद्वीप की। उसके बाद हम मिलेंगे कल, उम्मीद है कि महाद्वीप हमारा समाप्त हो जाए। उसके बाद दुनिया के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी बात करेंगे हम लोग, कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। ओके, चलो आप